30 मार्क्स का एक क्वेश्चन का एक टेस्ट ले लेंगे, अगर उसमें से जिसके मार्क्स अच्छे होंगे वही आपका बेस बनेगा मार्क्स उसका। अगर एग्जाम नहीं होते तो फिर आपकी अटेंडेंस, ये क्लास टेस्ट, जो असाइनमेंट वगैरह मिलेंगे वो सब वही आपका बेस रहेगा फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो जब हम पूरा फुल फॉर्म देते हैं इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तब हम लोगों को ये थोड़ा कम समझ में आता है। लेकिन जब हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WTO, तब हम लोगों को समझ जाता है कि ये कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल का है। अगर देखा जाए तो जो इसका फुल फॉर्म है इसी में इसका सब कुछ दिया हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक व्यापारिक संस्था, वैश्विक व्यापारिक संस्था। अब जो कोई संस्था होती है तो चूंकि ये वर्ल्ड की है तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन उस तरह का नहीं है जो ट्रेड करता हो, मतलब कि जो बिजनेस करता हो, जो बिजनेस को एक्टिविटीज करता हो, ये उस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? ये आपके बिजनेस से रिलेटेड जिन लोगों को होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उनको हेल्प करता है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाता है, उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करवाता है। या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको किसी भी तरह की बिजनेस टर्म में, बिजनेस एक्टिविटी में, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, किसी भी टर्म में आपको अगर किसी भी असिस्टेंस की जरूरत है तो वो प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या है, हर कंट्री, वर्ल्ड की हर कंट्री कोशिश करती है कि WTO की मेंबर बन जाए। वर्ल्ड की हर कंट्री चाहती है कि WTO की मेंबर बन जाए। तो इसमें क्या होता है कि ये एक मेंबर ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन है। WTO एक मेंबर ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से आपके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं हर कंट्री से। आपके हर कंट्री से मेंबर होंगे जो आपको उस कंट्री का क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं आपको WTO। जैसे इंडिया के कुछ इंडिया का एक मेंबर है, और आपके ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, अफगानिस्तान, इस तरह से ये मोस्टली काफी कुछ है। पहले जब ये बना था, अभी इसकी हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, पहले इसका नाम WTO नहीं था, पहले इसका नाम WTO नहीं था, इसका कुछ और नाम था। अभी हम इसके बारे में देखें, गैट नाम था इसका, गैट नाम से चलता था। अब अगर देखा जाए तो इस समय अप्रोक्सीमेट 164 मेंबर्स हैं, इसमें लगभग 164 मेंबर्स हैं WTO में। और इसमें आप छोटे बड़े से लेकर के मेरे ख्याल से वर्ल्ड में लगभग 216, 17, 18 कंट्रीज हैं। तो आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इस समय WTO की मेंबर है। ठीक, तो अगर हम देखें इसको, so WTO is member driven with decision taken by general agreement among all member of governments, and it deals with the rules of trade between nations at a global or near global level, but there is more to it than that। इसमें क्या है, इसमें मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया इसमें 164 मेंबर्स हैं इस समय WTO में। ठीक, इसमें क्या होता है कि सभी मेंबर्स का एक जनरल एग्रीमेंट होता है, सभी मेंबर्स का एक जनरल एग्रीमेंट होता है कि अगर उनकी कंट्री से कोई भी ट्रेडिंग दूसरी कंट्री में होती है जो उसके मेंबर्स हैं, तो उनको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, उनको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, और वो हर कंट्री द्वारा माने जाते हैं। जो भी उस कंट्री में आपकी ट्रेडिंग होती है तो WTO के अगर मेंबर हैं तो वहां पर एक जनरल एग्रीमेंट बनता है सभी मेंबर्स के बीच में, वो सब लोग डिसीजन लेते हैं, और वो जो एग्रीमेंट होते हैं वो सभी मेंबर्स को मान्य होते हैं, वो सभी मेंबर्स को मानने पड़ते हैं। तो अगर आप एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में, या ग्लोबल या नियर ग्लोबल, एक कंट्री से दूसरी कंट्री का मतलब इंटरनेशनल, ग्लोबल का मतलब आपका ऑल ओवर वर्ल्ड, या नियर ग्लोबल का मतलब कि लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आपकी प्रेजेंस, आप कहीं भी अगर ट्रेड करते हैं तो आपको उस एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये केवल इतना ही नहीं, WTO केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बट देयर इज मोर टू इट दैन दैट। इसके
अलावा आगे भी काफी कुछ है। तो चलिए देखते हैं कि इसके आगे हमारा इसमें क्या है। दे डील विद एग्रीकल्चर। देखिए कहां कहां डील करते हैं। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, क्लॉथिंग, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट परचेज, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोडक्ट सेफ्टी, फूड सैनिटेशन रेगुलेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मच मोर। अब ये मान के चलिए कि WTO लगभग लगभग हर फील्ड में जो ट्रेडिंग, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड फील्ड है उसमें हर जगह है, उसमें उसके रूल चलते हैं। लेकिन ये रूल आपका ऐसा नहीं कि आप जो मोहल्ले में दुकान है तो उसमें रूल चलेंगे। ये आपके रूल्स और एग्रीमेंट चलेंगे तब जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हैं या बिजनेस करते हैं, या आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, या आप ग्लोबल या नियर ग्लोबल आपकी ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर एक चीज और लिखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, मतलब इसमें आपको क्या फैसिलिटी होती है, कॉपीराइट्स और पेटेंट की। कॉपीराइट्स और पेटेंट की, मान लीजिए आप ना तो कोई प्रोडक्ट सर्विस कर रहे, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ना ही कोई सर्विस दे रहे हैं, ना ही कोई सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है समझिएगा, अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज क्लिक हुई है या आपने अपने दिमाग में कोई ऐसी चीज सोची है जिसको आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं या उसका फाइनेंशियल बेनिफिट लेना चाहते हैं, अभी किसी कारणों से आप उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं और फ्यूचर में अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपके पास एक आइडिया है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप क्या है, एक कहानी लिखी आपने, आपने एक कहानी लिखी है फिल्म के लिए, किसी मूवी के लिए आपने एक कहानी लिख दी, वो क्या है आपकी अपनी ओरिजिनल कहानी होनी चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पर ये कॉपीराइट पेटेंट का मतलब है आपका ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, आपकी अपनी माइंड से डेवलप हुई चीज, यानी कि किसी के चोरी करके लिखने में। अगर आपने कोई स्टोरी लिखी है और चाहते हैं कि उस पर कोई फिल्म बने, ठीक, आप किसी प्रोड्यूसर के पास गए और उसने फिल्म बनाने के लिए मना कर दिया, लेकिन उसने आपकी कहानी रख ली, उसने आपकी कहानी रख ली और बाद में उसने उसका कहानी पर फिल्म बना करके उसका अच्छा खासा पैसा कमाया। तो ये क्या है, अगर आपने अपनी कहानी का कॉपीराइट या पेटेंट करवा लिया होता, अगर आपने अपनी कहानी या स्टोरी का कॉपीराइट या पेटेंट करवा लिया होता, तो फिर जब वो जितना भी कमाता, वो जितना भी आपकी उस स्टोरी से अर्न करता, वो क्या होता, उसको फिर आपको प्रॉफिट देना पड़ता, आपको प्रॉफिट देना पड़ता है। लेकिन यही अगर आपने उस स्टोरी का, आपने जो एक बहुत अच्छी स्टोरी बनाई थी और उसका कोई भी कॉपीराइट या पेटेंट आपने नहीं करवाया, तो आपके पास फिर कोई प्रूफ नहीं रहेगा उसका। तो गवर्नमेंट और WTO, उस नेशन की गवर्नमेंट भी आपको क्या कहती है कि अगर आप इस तरह की कोई भी आपके पास कैपेसिटी, क्षमता है, चाहे स्टोरी राइटिंग को हो या कोई आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट डेवलप या डिजाइन किया हो, डिजाइन का मतलब केवल उसकी प्लानिंग की हो जो फ्यूचर में बन सकता है, तो आप उसको सबसे पहले कॉपीराइट करवा लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं भी कि हमारे यहाँ हल्दी में बहुत ही मेडिकल मेडिसिन के उसमें क्वालिटीज होती हैं। जैसे हमारे यहाँ तुलसी है, नीम है, इसमें हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो पुराने जमाने के लोग इन्हीं से ट्रीटमेंट करते थे। तो इनमें क्या है, क्लिनिकल कैपेसिटी है। क्लिनिकल का मतलब कि ये बीमारी में, इलाज में काम आते हैं। जैसे रात को आपके दादी लोग क्या करती हैं कि आपको अगर कोई बदन दर्द या आपको फीवर टाइप का है तो हल्दी वाला दूध मिला करके दे दिया। तो मैं कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूं, एक कंट्री ऐसी थी जिसने हल्दी को पेटेंट करवाया एज ए मेडिसिन के रूप में, हल्दी को एज ए मेडिसिन के रूप में उसने पेटेंट करवा लिया, ठीक। लेकिन इंडिया ने फिर, क्योंकि जो मसाले होते हैं और हल्दी की मोस्टली जो एग्रीकल्चर होती है वो इंडिया में, तो फिर इंडिया ने इस बात के लिए अपोज किया कि नहीं, ये हमारे यहाँ की संपत्ति है, आप इसको पेटेंट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो हल्दी का पेटेंट करवा लेते तो फिर अगर हम हल्दी से रिलेटेड भविष्य में कभी भी कोई मेडिसिन बनाते
तो फिर उसका फाइन हमें उस कंट्री या उस कंपनी को देना पड़ता। तो इंडिया ने WTO में इस बात के लिए अपोज किया कि हल्दी हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर है, और उसके लिए बेस लिया उन्होंने हमारे यहाँ के जो पुराने प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे आयुर्वेद की अपना चरक संहिता हो गई, या इस तरह के आयुर्वेद सार संग्रह हो गए, इस तरह के जिसमें हल्दी का ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था कि इसका क्लिनिकल इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने उसको बेस मान करके WTO और जो इंटरनेशनल कोर्ट होती है वहां पर उसको क्लेम किया, तब वह पेटेंट उनका कैंसिल किया गया। उसमें काफी कुछ वो हुआ था पेटेंट, लेकिन उनका कैंसिल हो गया। तो फिर ये क्या है, फिर इंडिया ने उसको ये कहा कि ये एक जनरल है जिसको आप कभी भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसको पेटेंट हम नहीं करने देंगे। तो ये क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई भी ऐसा है तो क्या है, आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने आपको फैसिलिटी दी है कि अगर आपके पास इनकम फाइनेंस के टर्म में कुछ भी इनकम करने की आपकी कैपेसिटी है, तो आप उसको एज ए बिजनेस या ट्रेड के फॉर्म में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का था। इसके अलावा जैसे फूड सैनिटेशन रेगुलेशंस है, आपके खाने से रिलेटेड है, कई ऐसे नियम बने हुए हैं। जैसे अभी जब आपका मैगी वाला एक केस हुआ, मैगी वाले केस में क्या हुआ कि मैगी में एक आर्सेनिक जो एलिमेंट होता है वो मिला था, आर्सेनिक। और आर्सेनिक क्या होता है, वो पॉइजनस होता है, वो जो आपकी बॉडी को हार्म करता है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल पहले का केस है ये, उसमें मैगी को बहुत सी अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था, उसको बहुत से प्रोडक्ट को अपने डिस्ट्रॉय कर, टन्स, जाने कितने टन्स मैगी को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। क्यों? क्योंकि WTO ने आपके हेल्थ और फूड सैनिटेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। ऐसे ही WTO के अलावा आपकी कंट्री में भी कुछ होते हैं, अगर आप उस कंट्री को फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं, आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज में अपने यहाँ एक सोप चलता है, वो बैन है, वो मतलब कि यहाँ चलता है, लेकिन कई कंट्रीज में वो सोप बैन है, वो सोप बैन है। ऐसे ही बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो अपने यहाँ कंट्री में तो चलती हैं, लेकिन फॉरेन में वो बैन है। तो WTO ने उसके लिए रूल्स बना रखे हैं, WTO ने उसके लिए रूल्स बना। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर जब WTO ने रूल्स बैन कर रखे हैं, दूसरी कंट्री बैन है, तो अपने यहाँ क्यों चलता है? तो अपने यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन कुछ इस तरह के हैं कि आप उनको कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक। और अपने यहाँ लूप होल्स में जब रूल्स इस तरह से होता है, तो जो रूल्स या लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं उसके लूप होल्स वहां पर देखे जाते हैं। तो ये WTO ने आपके हेल्थ और फूड से रिलेटेड भी कई रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं, कुछ स्टैंडर्ड उसने सेट कर रखे हैं, प्रोडक्ट की सेफ्टी से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड WTO में रूल्स हैं। ठीक। The WTO agreements are lengthy and complex because they are legal text covering a wide range of activities. जो WTO के एग्रीमेंट हैं वो क्या है, लेंदी और कॉम्प्लेक्स हैं, वो बहुत लंबे हैं। सीधी सी बात है, आप इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पर जब आप ट्रेड करते हैं तो उसके एग्रीमेंट भी ग्लोबल लेवल पर ही होंगे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, लेकिन दे कवर लीगल टैक्स, वो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। उसका क्या है, आप लीगली कहीं भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप WTO के रूल्स के अगेंस्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड करता है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी ने यहाँ पर अपना ट्रेड चालू किया और क्या किया कि WTO के कुछ रूल, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे मेडिसिन हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बैन है और इंडिया में चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसको लीगल नहीं किया, मतलब कि वैलिड नहीं किया, और फिर भी वो चल रहे हैं, तो आप क्या है, आप कोर्ट में जा सकते हैं और आपके पास जो WTO के एग्रीमेंट से अगर आपको दिखाएंगे तो आप उस कंपनी को बंद करवा सकते हैं, आपके पास ये पावर है। ऐसा सोचिए, ये हम लोग केवल हमारे यहाँ क्या केवल मूवीज और फिल्मों में देखने को मिलता है कि आपने क्या देखा हुआ कि पॉल्यूशन और इस तरह से रिलेटेड या आपके जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, तो मूवीज में आपने बहुत देखा होगा कि किसी गांव में उन्होंने फैक्ट्री डाल दी जिससे पूरे के पूरे विलेज को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी वो लोग वहां चलते रहते हैं, तो कुछ लोग वहां अपोज करते हैं।
आप याद रखिए कि जब भी इस तरह के कोई भी केसेस होते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कंज्यूमर या कस्टमर होता है उसी की जीत होती है। आप इसके लिए जैसे हमारे यहाँ एक कंज्यूमर फोरम बना हुआ है, एक कंज्यूमर फोरम, आप देखिएगा कि अगर आप किसी कंपनी के बारे में कभी कंप्लेन करते हैं, मान लीजिए आपने एक XYZ कंपनी है और उसका कोई प्रोडक्ट लिया आपने और आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट जो उन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग नहीं, और आपने कंज्यूमर फोरम में आपने कोर्ट केस कर दिया है। पहले जब आप बोलते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट चेंज कर दीजिए, तब कंपनी नहीं करती है, लेकिन जैसे ही कंज्यूमर कोर्ट में आपका केस जाएगा तो जो कंपनी वाले हैं तुरंत आपसे कांटेक्ट करेंगे, उसके जो लीगल एस्पेक्ट पर्सन्स हैं और कंपनी के जो मैनेजमेंट है या जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे और कोर्ट के बाहर ही केस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मैंने एक केस मैंने देखा है जो LG का था। LG का एक केस था जिसमें एक पर्सन ने फ्रिज लिया था और वो फ्रिज कुछ गड़बड़ था, जो कंपनी को जब वो कई बार सर्विसेज के बाद भी उसका नहीं मैनेज हुआ, उसने जब वापस करना चाहा तो नहीं लिया, वो कंज्यूमर कोर्ट में गया, फिर कंपनी ने उसको बहुत कहा कि हम आपको इससे डबल अच्छा फ्रिज दे देंगे, लेकिन वो नहीं माना। फिर उसने उस केवल फ्रिज के बदले में कम से कम 5 से 6 लाख रुपए उस कंपनी से लिए, एक फ्रिज। उसका रीजन, जब आप इस तरह से केस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी केसेस ऐसे रूल्स बनते हैं वो कंज्यूमर्स वेलफेयर के लिए बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर क्या, लीगल टेक्स्ट कवरिंग वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, जब अगर WTO से जितने भी रूल्स बने हैं वो आपके मोस्ट ऑफ द जो लीगल एक्टिविटीज होती हैं आप उसके कवर कर सकते हैं। नाउ WTO the beginner's history। अमन प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए, अमन मिश्रा, थैंक यू। अब इसका थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं हम। WTO द बिगिनिंग हिस्ट्री। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन came into being on January 1st 1995। अभी देखिए मैंने क्या बताया था कि ये WTO का नाम पहले WTO नहीं था, ठीक है ना। देखिए इसका क्या नाम था, अभी बात करते हैं। ये आया था 1 जनवरी 1995 में। It was outcome of the lengthy 1986 to 1984 उरुग्वे राउंड ऑफ GATT नेगोशिएशन। ये क्या था, एक उरुग्वे में एक समिट हुई थी कई कंट्रीज की, उसको बोलते थे गैट। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट। ये उरुग्वे में हुआ था। ये पहले 1986 से लेकर के 1994 तक ये इसी नाम से जाना जाता था, ये इसी नाम से जाना जाता था, क्या, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक। तो इट वाज द आउटकम ऑफ द लेंदी उरुग्वे राउंड ऑफ गैट नेगोशिएशन। गैट में पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशन चलते थे इसी से रिलेटेड। यही WTO जो है इसको पहले हम लोग गैट नाम से जानते थे। द WTO वाज एसेंशियली एन एक्सटेंशन ऑफ गैट। एक्चुअली क्या है कि जो WTO है वो गैट का ही एक एक्सटेंशन है, WTO गैट का ही एक एक्सटेंशन है। नाउ इट एक्सटेंडेड गैट इन 2 मेजर वेज। इसको 2 बड़े तरीकों से इसको एक्सटेंड किया। फर्स्ट, गैट बिकम्स ओनली वन ऑफ द 3 मेजर ट्रेड एग्रीमेंट। जो पहला गैट बिक था वो क्या बना, जो 3 मेजर ट्रेड एग्रीमेंट थे दैट वेंट इनटू द WTO, जो कि WTO में चले गए। दूसरा, द अदर 2 बीइंग द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। एक क्या हुआ, गैट्स, एक तो हो गया जनरल एग्रीमेंट इन ट्रेड एंड टैरिफ, और दूसरा हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ठीक। एंड द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये हो गया ट्रिप्स। एक बना आपका गैट्स, एक बना आपका ट्रिप्स। यहां पर 2 चीज बनी। जो गैट के जो एक्सटेंड किया गया था उसको 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन सा, एक हो गया गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, और दूसरा है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये ट्रिप्स हैं,
इसीलिए मैंने आपको आईपीआर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि आईपीआर क्या होता है। आपके ये अधिकार हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, ये आपके राइट्स हैं जो पेटेंट और कॉपीराइट के फॉर्म में आपको मिलते हैं, ये डब्ल्यूटीओ में बना दिए। नाउ सेकंड, द डब्ल्यूटीओ वाज पुट ऑन ए मच साउंडर इंस्टीट्यूशन फुटिंग देन गैट। तो डब्ल्यूटीओ है वो गैट के कंपेरिजन, मतलब कि जो गैट के कंपेरिजन में है उसमें ज्यादा अच्छी पॉलिसीज या ज्यादा साउंड है। विद गैट द सपोर्ट सर्विसेज दैट हेल्प्ड मेंटेन द एग्रीमेंट had become into being in an ad hoc manner as the need arose। इसमें क्या था कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे ही उसमें एग्रीमेंट और सपोर्ट सर्विसेज उसमें ऐड होते चले गए, उसमें और हम ऐड करते चले गए। द WTO by contrast is a fully fledged institution। GATT also was। WTO क्या है? फुली फ्लेज इंस्टीट्यूशन, इसको पूरे राइट है। गैट ऑल्सो वाज, गैट को भी थे ये सब, एटलीस्ट फॉर्मली ओनली एन एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एंड हैड नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, व्हाइल द WTO इज ए कॉर्पोरेट बॉडी रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंटरनेशनल लॉ। जब गैट बना था तो उसमें क्या था कि दो पार्टीज, इसमें दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ओनली एन एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एंड हैड नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन। इसमें क्या था, इसमें खुद की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी, गैट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। लेकिन जबकि WTO क्या था, WTO इज ए कॉर्पोरेट बॉडी, WTO एक कॉर्पोरेट बॉडी है रिकॉग्नाइज अंडर इंटरनेशनल लॉ, क्या अंतरराष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत बनी। गैट में क्या था, गैट में वहां पर एग्रीमेंट जो उसमें पार्टी या कंट्रीज कॉन्ट्रैक्ट करती थी, एग्रीमेंट होता था उनके बीच में था, ठीक है ना। WTO में क्या था कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसके जो लॉ हैं वो फॉलो होंगे। एक ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी है WTO जिसको इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत उसको फ्रेम किया गया है और वो जानी जाती है। नाउ इसका थोड़ा एक ये देख लीजिए, ये इसके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पहला, लोकेशन, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड की एक सिटी है और जिनेवा वो स्विट्जरलैंड एक कंट्री है और जिनेवा उसकी एक सिटी है। तो जो WTO का हेड ऑफिस है वो है जिनेवा में। इस्टेब्लिश कब हुआ? ये हुआ 1 जनवरी 1995। ये स्थापित हुआ 1 जनवरी 1995 को। क्रिएटेड किसके द्वारा हुआ? उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन, उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन के द्वारा ये क्रिएट हुआ। मेंबरशिप 23 जुलाई 2008 तक 153 और 2016 तक इसके हैं 164 मेंबर। बजट इसका कितना है? 189 मिलियन स्विस फ्रैंक्स फॉर 2009। अब तो इसका और ज्यादा हो गया इसका। अब मैं अभी आपको एक इसका देख के बता देता हूं कि इसका बजट कितना है। WTO का अभी हाल फिलहाल का बजट कितना है, लेट्स चेक। मैं इसको गूगल में सर्च कर लेता हूं ताकि आपको करंट की इंफॉर्मेशन पता हो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये पता होना चाहिए। आ गया, हाँ ये है 2020 तक का है 197.2 मिलियन। ये है यहां पर, ये ना 189 है 2009 तक। इस समय इसका है 197.2 मिलियन स्विस फ्रैंक्स। इस स्विस फ्रैंक्स का मतलब है जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक्स, ठीक है ना। ठीक, सेक्रेटरिएट स्टाफ, सेक्रेटरिएट स्टाफ है इसका 640, यहाँ पर 625 लिखा है, ये आपका 2009 तक का है, लेकिन जो 2020 में है वो हो गया है 600 आपका 40।
ठीक है ना। ये मैं कुछ आपको फाइल्स फैक्ट बता रहा हूँ किसका, WTO के बारे में। जो WTO है उसका कुछ फाइल्स फैक्ट, मतलब कि उसके जो कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं हम उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक और इसमें क्या मेन हो सकता है, अभी इसके फंक्शंस और इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे। लेट इसका कुछ, चलो हाँ, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद इसमें और क्या है, सेक्रेटरी पास्कल लैमी, इसके डायरेक्टर, इस समय जो इसके डायरेक्टर हैं ये भी जरा हम देख लेते हैं। इसके जो डायरेक्टर हैं हम वो देख लेते हैं जरा कौन है। इस समय इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं नजोकी ओकोंजो लुएला। यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है ये आपके उस समय 2009 में थे, कौन थे, पास्कल लैमी। ये 2009 में थे पास्कल लैमी, लेकिन इस समय जो है उसका नाम मैं थोड़ा सा वैसा है बता रहा हूँ। इस समय इसके डायरेक्टर हैं नगोसेकी, इनका इस तरह से NGOZI, एंगोजी ओकोंजो, OKONJO, और फिर है लुएला, LWEALA, ये इनका नाम है। आई विला, अब इसको जो भी पढ़ना चाहें, एंजोई ओकोंजोइला, ये इनके ये हैं इस समय जो है डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक, तो ये आपके कुछ क्या है फाइल फैक्ट्स हैं WTO के बारे में, और मैंने इसका करंट के बारे में भी आपको काफी कुछ बता दिया। अगर आपका ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन आता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। WTO का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसके करंट मेंबर कितने हैं, या इसके स्टाफ कितने हैं, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया WTO के बारे में थोड़ा सा फाइल फैक्ट। अब बात करते हैं व्हाई WTO, WTO की जरूरत क्यों पड़ी, WTO की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहला उसका कारण है टू अरेंज द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ मल्टीलैटरल, मल्टीलैटरल का मतलब इन्वॉल्विंग 3 और मोर पार्टिसिपेंट, मल्टीलैटरल एंड प्लूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। इसको जो हमारे पास मल्टीलैटरल और जो प्लूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसको अरेंज करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, मतलब कि उसको हमें इन सब चीजों के लिए हमें WTO की जरूरत पड़ी। मल्टीलैटरल क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा, सॉरी 3 या 3 से ज्यादा, जब 3 या 3 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में आप ट्रेडिंग करते हैं। फिर प्लूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, पावर विच शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। फिर प्लूरीलैटरल का मतलब है जब आप कई कंट्रीज में अपनी पावर या ट्रेड शेयर करते हैं या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मतलब कि कई कंट्रीज में आप जब बिजनेस करते हैं, तो जब आप कई कंट्रीज में बिजनेस करते हैं तो उनको अरेंज करने के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके ऑपरेशंस के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको रूल्स की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आप वहां पर सीधे ट्रेड चालू कर दें, आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। तो उस रूल्स को एडमिनिस्ट्रेट ऑपरेशन सब ये करने के लिए आपको WTO की जरूरत पड़ी। दूसरा, टू अरेंज द फोरम फॉर डेलिब्रेशन फॉर द मेंबर नेशंस इन रिगार्ड टू देयर मल्टीलैटरल ट्रेड रिलेशन इन इश्यू डील विद अंडर द एग्रीमेंट। अब अगर जो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो इसकी मेंबर कंट्रीज है, अगर उनके बीच में कभी कोई भी इशू होता है डील को लेकर के, डील को लेकर के अगर कभी कोई इशू होता है तो क्या है, डेलिब्रेशन का मतलब होते हैं समझौते, समझौते होते हैं। तो क्या हुआ, उनके बीच में आप समझौता करवा सकते हैं, आप उनके बीच में समझौता करवा सकते हैं, एक मध्यस्थ का काम करते हैं, एक मध्यस्थ का काम करते हैं। नाउ टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर, एक फ्रेमवर्क मतलब कि एक आउटलाइन या आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द रिजल्ट्स अराइजिंग, जो
किसी के रिजल्ट निकलते हैं किसके, आउट ऑफ डेलिब्रेशंस लॉन्ग एंड केयरफुल एग्रीमेंट कंसिडर विच टेकन प्लेस ए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस लेवल। क्या होता है कि आपको एक फ्रेमवर्क मिलता है, जो आपने क्या है, जो समझौते हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, और इसमें मिनिस्ट्री लेवल की एक कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें एक मिनिस्ट्री लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है। जब जैसे किसी कंट्री के साथ आपके जो व्यापारिक समझौते होते हैं ना, इनको डेलिब्रेशन को बोलते हैं, जो ट्रेड डेलिब्रेशन होते हैं, व्यापारिक समझौते। तो अपने यहाँ जो व्यापारिक समझौते के लिए होता है, तो जैसे उद्योग मंत्री अपने यहाँ इंडस्ट्री मिनिस्टर होता है ना, तो वो क्या होगा कि जब अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है या WTO की कोई मीटिंग होती है, जो कोई कॉन्फ्रेंस होता है, तो वो वहां पर जाते हैं और अपनी कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशन बताते हैं। तो फिर WTO उनको कंसीडर करता है। तो दूसरी कंट्री के अपने मिनिस्टर्स आते हैं, जो वहाँ के उसके हेड होंगे, वो अपना यहाँ आते हैं और वो अपना रूल्स रेगुलेशन बताते हैं। तो वो क्या होते हैं, WTO इन सब के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किसी भी कंट्री के बीच में जो व्यापारिक समझौते हैं उसके लिए कोई इशू ना हो, उससे कोई इशू क्रिएट ना हो। नाउ टू मैनेज द क्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट में क्या है, टू मैनेज द क्रिएटेड अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर सेटलमेंट में कोई डिस्प्यूट होता है, अगर सेटलमेंट में कोई डिस्प्यूट की कोई मतभेद अगर होता है, तो क्या होता है, उसको मैनेज करते हैं। उसको जो रूल्स को समझाया जाता है कि देखिए भाई आपने इस रूल को तोड़ा है, आपको रूल्स के अंदर रहना है, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ये क्या सब करते हैं। WTO अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी एक ग्लोबल समिट भी होती है। WTO की एक ग्लोबल समिट होती है, जहां पर जैसे मैंने बताया मिनिस्ट्री लेवल के जो मिनिस्टर लेवल के होते हैं उसकी कॉन्फ्रेंस होती है, और वहां पर अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सब बात किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर हो, तो ये कोई बहुत आसान बात नहीं होती है। आपको बहुत सी चीजों की इंफॉर्मेशन और जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे आते हैं। नेक्स्ट, टू मैनेज इफेक्टिवली एंड इफिशियंसी द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। जो आपके ट्रिम है, इसको बोलते हैं ट्रिम, ये शॉर्ट फॉर्म है, याद रखिएगा। ये शॉर्ट फॉर्म भी आपके पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, टी का मतलब हो गया ट्रेड पॉलिसी, और रिव्यू मैकेनिज्म ये हो गया RI मैकेनिज्म M, ठीक है ना। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म ट्रिम, इसमें ये बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी तरह के पूछे जाते हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दें। आप सोचेंगे कि इसमें R का क्या मतलब है, I का कहाँ से आ गया, P इसमें गायब हो गया, तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सो टू मैनेज इफेक्टिवली एंड इफिशियंसी द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, जो आपकी जो पॉलिसी ट्रेड की पॉलिसीज हैं उनको आपको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज करना है। WTO क्या करता है, जो आपकी ट्रेड पॉलिसी है उनको प्रभावी तरीके से और कुशल तरीके से, इफेक्टिवली का मतलब प्रभावी और इफिशियंसी का मतलब कि कुशल तरीके से उसको क्या करता है, मैनेज करता है। नाउ टू क्रिएट मोर टुगेदर रिलेशनशिप विद ऑल नेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी policy making, it would cooperate with the IMF and the World Bank and its affiliated organizations। ये क्या करता है, कई नेशंस के बीच में अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट करता है नेशंस के बीच में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आपके इस तरह के कॉन्फ्रेंस करवाता रहता है, जो WTO है, जो आपके वर्ल्ड लेवल के जो नेशंस होते हैं उनकी समिट और उनकी कॉन्फ्रेंस होती रहती है, तो आप वहां पर जाकर के उस कंट्री से आप अपने व्यापारिक समझौते कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑल नेशंस रेस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी, जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है उसमें क्या होता है कि आप कंट्री के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने का भी काम करता है। ऑल्सो, और इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम क्या, इट वुड कोऑपरेट विद द IMF। ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भी इसका कोऑपरेशन होता है, और इसी के साथ वर्ल्ड बैंक के साथ भी, इसी के साथ ही वर्ल्ड बैंक के साथ ही एंड इट्स एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, और IMF और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितने भी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं
इनके साथ भी कोऑपरेशन आपका बना रहता है। मीन्स अगर आपको कभी फ्यूचर में फंड की रिक्वायरमेंट है और आपका WTO में इमेज अच्छी है, आप अच्छे हैं, तो क्या होता है आपको वर्ल्ड बैंक से या IMF से या उसके जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आपके ADB हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और ये और भी बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ से आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जैसे G20 की एक समिट होती है, G7 की एक समिट होती है, ऐसे बहुत से कंट्री। तो क्या होता है, तो अगर आप इसके मेंबर हैं तो आपको अदर कंट्रीज भी सपोर्ट करती हैं। अगर आपने कभी इंटरनेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग होती है तो उसमें देखें, तो जिसको जितना ज़्यादा सपोर्ट होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों को कुछ पावर चाहिए तो चाइना जैसे हमारा अपोज करता है, क्यों? क्योंकि इस समय वो ज़्यादा मोर पावरफुल कंट्री है, जैसे वो अपोज करता है ना आप लोगों के उसमें G20 कंट्री में या कोई और समिट होती है, तो हमेशा वो हमारा विरोध करता है। तो क्या होता है, आपके साथ बहुत सी अगर कंट्री होती हैं तो आपको उनका सहयोग मिलता है। ठीक, आगे अब मेरे ख्याल से आप आज यहीं तक इसको रखते हैं। अब इसके WTO के फंक्शन क्या होते हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। और सभी लोग प्लीज अपना नाम जरूर लिख दिया कीजिए। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन योर नेम इन चैट बॉक्स, क्योंकि ये मेरे पास इसकी पूरी एक लिस्ट ऑलरेडी बन जाती है अटेंडेंस की। तो अगर जिस किसी ने भी अपना नाम इसमें नहीं लिखा है तो प्लीज लिख दें। सभी ने अपना नाम लिख दिया हो तो ठीक, कोई पता नहीं, ऐसा कोई बचा तो नहीं जिसने अपना नाम ना लिखा हो? मुझे लगता है बहुत से लोग तो ज्वाइन करके चले जाते हैं। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मैं लोगों के नाम बोल रहा हूँ जो लोग ज्वाइन हैं, बस आप जो है ये बता दीजिएगा कि बता क्या दीजिए, अगर जिन्होंने नाम नहीं लिखा बस वो केवल अपना नाम लिख दीजिए। मैं नाम बोल रहा हूँ जो इस समय करंट में ज्वाइन है। आरोही, अदिति त्रिपाठी, अमन मिश्रा, आंचल दुबे, अंकित गौतम, अंकित सिंह, अनूप तिवारी, अर्पिता सिंह पाल, अरुण गुप्ता, आर्यन सिंह, आस्तिका पाल, आयुषी ठाकुर, भूमि अवस्थी, चंद्रमणि निगम, गोविंद तिवारी, हर्षिता सिंह, हमना अली, कार्तिक खत्री, कार्तिकेय गुप्ता, लक्ष्य श्रीवास्तव, मोहनी कुमारी, मृत्युंजय तिवारी, मुकेश कुमार सिंह, नैना मिश्रा, ऋषभ कटियार, सौरभ शर्मा, शिवानी कौशिक, श्रद्धा वर्मा, श्रेया कनौजिया एंड वर्तिका शुक्ला। अगर इन सब लोगों ने अपना नाम लिख दिया हो तो गुड, ये कुछ लोग रह गए। तो सब लोग अपना नाम जिन लोगों ने नहीं लिखा प्लीज लिख दीजिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू चंद्रमणि। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो। और कल कोशिश करेंगे कि आपका WTO पूरा कंप्लीट हो जाए।